Good morning, everyone. We are back with our unit third continuation. होप कि जो भी आपको करवाया जा रहा है वो आप उसको ठीक ढंग से कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मैसेज मुझे जो है वो पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है वो ठीक ढंग से अपना काम कर रहे होंगे। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है इस यूनिट का। जो हमने मैक्सवेल इक्वेशन जो डेराइव की थी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वन ऑफ दिस यूनिट, तो आगे हम इसको मैक्सवेल इक्वेशंस को थोड़ा यूज़ करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट वेव इक्वेशंस इन वैक्यूम। एग्ज़ाम में आया हुआ है ये एग्ज़ाम क्वेश्चन, ईजी है ये थोड़ा सा, क्योंकि जो हमने मैक्सवेल इक्वेशंस डेराइव कर ली हैं उन्हीं का इसमें यूज़ करना है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जो भी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो आपको बिल्कुल फिंगर्स पर टिप पर याद होने चाहिए। तो वेव इक्वेशन की हम बात करेंगे आज वैक्यूम के अंदर, ठीक है। ये दो आर्टिकल एक जैसे हैं, तो एक को मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, दूसरा आप थोड़ा करके देखेंगे और उसका लास्ट रिजल्ट फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथ में। तो वेव इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमने। वेव इक्वेशन का मतलब समझते हैं तरीके से, जैसे हमारे पास ये कोई वेव चल रही है, ठीक है। हम जनरली इस तरीके से वेव को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो वेव है ये एक साइन और सिंगल वेव इक्वेशन है, लेकिन जब भी हम लाइट की बात करते हैं, लाइट, तो लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों नेचर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस वेव इक्वेशन को जब प्रूव करेंगे तो लास्ट में ये दोनों नेचर लाइट के हमारे पास होंगे, इलेक्ट्रिक का भी और मैग्नेटिक का भी, ठीक है। तो लेट अस सी, चारों वेव मैक्सवेल इक्वेशंस को हमने लिख लिया। पहली डेल क्रॉस ई माइनस करली बी बाय टी याद होनी चाहिए सभी, ठीक है। डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे करली डी बाय टी, डेल डॉट ई या डेल डॉट डी भी लिख सकते हैं इसको, रो, और डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब हमें इनको वेव इक्वेशंस को वैक्यूम के लिए लिखना है, ये ध्यान रखने, वैक्यूम के लिए। यहाँ वर्ड वैक्यूम आया है, यहाँ पर एक वर्ड डाई इलेक्ट्रिक भी आएगा आगे। जब भी हम वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम के लिए परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों को हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। परमिटिविटी आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया और परमिएबिलिटी क्या हो गया, म्यू नॉट, ठीक है। दूसरी चीज़ जो डी है, डी हमारा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई, और बी को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच। ये ध्यान रखना, जब भी हम वेव इक्वेशंस को बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक के लिए ई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी कि सारी वेव इक्वेशंस को ई और एच में चेंज कर देना है। अब आपने यहाँ पर देखो ई और बी है तो बी की जगह एच आ जाना चाहिए, यहाँ पर बी है तो बी की जगह क्या आ जाना चाहिए, एच आ जाना चाहिए। डी भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ ई और एच, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए हमने सारी वेव इक्वेशंस को परमिटिविटी और परमिएबिलिटी की हेल्प से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डी और बी को चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है वो देख लेते हैं। अब ये इक्वेशन थी हमारे पास डेल क्रॉस ई माइनस करली बी बाई टी, ये ध्यान रखना ई और एच में चेंज करना है हमने, ठीक है। तो डेल क्रॉस ई एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया, और बी की जगह क्या लिखना है, म्यू नॉट एच, तो बी की जगह हमने लिख दिया म्यू नॉट एच, ठीक है। तो ये हमारे पास बी हटाया हमने और इसकी जगह म्यू नॉट एच आ गया, एज इट इज़ है। उसके बाद इस बी को भी हटाना है, बी की जगह क्या लिखना है, म्यू नॉट एच, और जैसे ही हम इसको म्यू नॉट एच लिखेंगे तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा। दूसरी कंडीशन लगानी है, अब जब भी हम परमिटिविटी और परमिएबिलिटी को वैक्यूम के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पर कंडक्टिविटी 0 हो जाती है वैक्यूम के अंदर, ठीक है, और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए डेंसिटी करंट की भी 0 होनी है वहाँ। और जब कोई करंट ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए चार्ज की डेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि सिग्मा 0, जे 0 और रो की वैल्यू 0 हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं, तो चार्ज डेंसिटी ज़ीरो, और जब चार्ज नहीं होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो करंट डेंसिटी ज़ीरो, और कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी, तो सिग्मा भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब यहाँ दूसरी इक्वेशन में म्यू नोट से म्यू नोट तो कैंसिल हो गया, क्योंकि बी की जगह हमने क्या रख दिया है, बी की जगह हमने रख दिया है म्यू नोट एच। ठीक है, तो म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, जे की वैल्यू कितनी हमारे पास है, ज़ीरो, तो डी को चेंज कर दिया हमने किस में, एप्सिलॉन नॉट ई में। तो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड बन गई हमारी डेल क्रॉस एच एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी हो गई। ठीक है, ठीक है, किसी को शायद मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आने वाली इसमें भी। डेल डॉट डी दैट इज इक्वल टू रो, अगेन हमने ई और एच में ही रखनी है इक्वेशन, तो डी को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट ई, और रो कितना होना चाहिए हमारा, रो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ पर तो कितना आ गया, ज़ीरो, और एप्सिलॉन नॉट इसके नीचे ले जाएंगे तो खाली इक्वेशन क्या आ गई, डेल डॉट ई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन डेल डॉट बी ज़ीरो है, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं दोबारा से, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, तो म्यू नॉट इस तरफ चला गया तो डेल एच, तो सारी इक्वेशन किस में आ गई, ई और एच में आ गई, डेल क्रॉस ई एच के साथ, डेल क्रॉस एच ई के साथ, डेल ई ज़ीरो, डेल डॉट एच ज़ीरो, यानी हमने सारी इक्वेशन को हमने वैक्यूम के लिए इन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद ई और एच में चेंज कर दिया है। ठीक है, आई होप यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जब हमने इन इक्वेशंस को यूज़ कर लिया है, तो अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को याद रखना है, इन दोनों का यूज़ करना है, क्योंकि ये ई के साथ एच में है, ये एच के साथ किस में है, ई में है। इसके अंदर ई इक्वल टू ज़ीरो डेल के साथ, इसमें एच डेल के साथ ज़ीरो है, तो इन दोनों को याद रख करके इनको हमने यूज़ करना है अभी। ठीक है, चलिए अब हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लेंगे तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट क्या थी हमारी इक्वेशन, यानी कि जो अभी हमने फाइंड आउट की थी, डेल क्रॉस ई दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट करली एच बाय करली टी, दैट वाज इक्वेशन नंबर 5। इसको हमने क्या करना है, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड, जब हम इसका कर्ल लेंगे तो डेल क्रॉस ई हो गया ये। ठीक है, यहाँ भी कर लेना है डेल क्रॉस, और ये भी पुट कर दिया है इसको। ठीक है, और जब हमने इसको पुट कर दिया है यहाँ पर एज इट इज़, अब देखो ध्यान से क्या करना है, हमने जो हमारे पास डेल था, यहाँ पर डेल था, उसको हमने एच के साथ लिख देना है, और जो करली बाय करली टी था वो बाहर लेना है, तो माइनस एज इट इज़ म्यू नॉट एज इट इज़ करली बाय करली टी यहाँ पर ले आए, और डेल किसके साथ चला गया, एच के साथ, तो दैट बिकम डेल क्रॉस एच। और यहाँ पर क्या करना है, अब देखो 1 2 और 3 और क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट लग जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये स्केलर नहीं है, क्योंकि तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और अगर तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो इसका रिजल्ट फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो बीच वाले को बाहर लिख दो और ए और सी अंदर चला गया, माइनस अब लास्ट वाले को बाहर निकाल दो और उसकी जगह दूसरा लिख दो, माइनस सी ए डॉट बी, ये याद रखना है इक्वेशन रिजल्ट। अब बिल्कुल एज इट इज इसके अंदर हमने ये किया, 1 2 3, 1 को बाहर रखा, दोनों 2 और 3 को अंदर, माइनस, ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले गए, यानी डेल क्रॉस हो गया और ई के साथ ये आ गया। ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया और ये टर्म एज इट इज़ लिख दिया। ठीक, और दूसरी चीज़ अभी अभी हमने डेल डॉट ई, इक्वेशन नंबर हमारे पास है ये देखो ध्यान से, डेल डॉट ई का रिजल्ट कितना है, 0 के बराबर है, तो यूजिंग इक्वेशन 7 हमने डेल डॉट ई की जगह क्या लिख दिया है, 0, ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया, डेल स्क्वायर ई आ गया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, डेल क्रॉस एच, ठीक है, और डेल क्रॉस एच अगेन हमारे पास क्या है, दिस इज डेल क्रॉस एच, इक्वेशन नंबर 6 में डेल क्रॉस एच क्या है, एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया है कि यूजिंग 6 and 7, तो डेल क्रॉस एच की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल क्रॉस एच, सॉरी
ये था हमारे पास। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। तो माइनस तो यहाँ पर था, म्यू नॉट एज इट इज़, और इस सारे की टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया है, एप्सिलॉन नॉट, और करली ई 2 बार हो जाएगा, एक बार यहाँ है तो करली स्क्वायर ई अपॉन करली टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर सभी को। दोबारा से माइनस हटा दिया, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस, डेल स्क्वायर ई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई करली टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास नंबर 9। यानी हमने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल दिया है इक्वेशन के लिए। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालने के लिए इस इक्वेशन को लेना है आपने। कौन सी इक्वेशन है ये हमारे पास, इक्वेशन नंबर 6। इसको लेकर के इसका डेल करना है दोनों तरफ, और फिर इसका और इसका यूज करना है। डेल एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, और डेल क्रॉस ई भी आएगा कितना, ये हमने यूज करना है। तो 5 और 8 यूज करने हैं इसको लेकर के। नाउ इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, नाउ टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 6, और इक्वेशन 6 के दोनों तरफ हमने कर्ल ले लिया। ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। तो डेल क्रॉस लगा दिया, तो डेल क्रॉस एच, इसमें ये था ही, और डेल क्रॉस ये लगा दिया। अब क्या करा, करली बाय करली टी बाहर ले लिया बिल्कुल, और डेल के साथ क्या लगा दिया, ई लगा दिया। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अगेन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, एक बाहर दूसरा और तीसरा अंदर, माइनस ये दोनों अंदर एच। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये तीनों क्रॉस प्रोडक्ट में थे, लेकिन जब हम इनका रिजल्ट लिख रहे हैं तो वो डॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगेन डेल डॉट एच हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में कितना था, 0, तो ये टर्म हो गई 0, ये माइनस डेल स्क्वायर एच इज। अब डेल क्रॉस ई इक्वेशन नंबर 1, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये देखो ये माइनस म्यू नॉट एच बाई टी, तो यहाँ माइनस आ गया, एप्सिलॉन नॉट था ही, म्यू नॉट और निकाल दिया, और इसकी जगह आ गया करली स्क्वायर एच करली टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन माइनस से माइनस कैंसिल, डेल स्क्वायर एच एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट करली स्क्वायर एच टी। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी आ गया है ये, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी आ गया है। ये दोनों ही हमारे पास एच ई और एच के अंदर इक्वेशंस की फॉर्म में ये टर्म आ गई है। अब हमने करना क्या है, इसको वेव वेलोसिटी में चेंज कर देना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशन फॉर ई एंड एच जो अभी हमने लिखा था, उसमें हमने सारी टर्म को एक तरफ लेकर के इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, और दूसरे में भी सारी टर्म एक तरफ लेकर के इक्वल टू 0 कर दिया है। अब क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशनल पिक्चर होनी चाहिए माइंड के अंदर, ये x, ये y और ये z। इलेक्ट्रिक को हम x की तरफ ले रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक हमारा z की तरफ रहेगा। तो वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही है हमारे पास। ये देखो, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से, ठीक है, और ये कौन सा हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये ट्रेवल करता रहेगा। तो इसमें E यहाँ है और H यहाँ पर है, Y की तरफ E और H कहाँ है, Z की तरफ है, और प्रोपगेशन कहाँ पर है, X की डायरेक्शन में। तो अब 1 डायमेंशन की अगर हम बात करें, मान लेते हैं X एक्सिस की तरफ वेव मूव कर रही है, तो डेल स्क्वायर E है ये, डेल स्क्वायर E का मतलब ये x के साथ भी है, y के साथ भी है, z के साथ, लेकिन हम किस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, ओनली इन 1 डायरेक्शन x एक्सिस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। यानी सिर्फ हम x कंपोनेंट निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, तो उसी तरीके से h का x कंपोनेंट क्या होगा, करली स्क्वायर एच एक्स करली एक्स स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली एच एक्स करली टी इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्या लिखा है मैंने, ये इन 1 डायमेंशन, लेट अस से x एक्सिस, द वेव इक्वेशन विल बी गिवन बाय x कंपोनेंट ओनली। ये तीनों में है, x y z में है, हमने सिर्फ कौन से कंपोनेंट को लेना है इसमें से, सिर्फ x को। तो इसीलिए e की जगह ई एक्स आ गया और डेल स्क्वायर की जगह करली एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भी e की जगह x, ई एक्स और एच एक्स आ गया। अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई x कंपोनेंट की डायरेक्शन में। अब हम इसको अगर कंपेयर करें, ये एक जनरल इक्वेशन
वेव की होती है। कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू हम लिखते हैं a sin ओमेगा टी। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। यानी कि y से हम उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम जनरल वेव इक्वेशन लिखते हैं तो वो ये है, करली स्क्वायर y विद रिस्पेक्ट टू x, ये y को रिप्रेजेंट कर रही है वेव, तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर y x माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर y t इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है, हमने इसको यहाँ से डेराइव नहीं किया है, हमने एक इक्वेशन लिखी और उसको जनरल सोल्यूशन की टर्म्स में यहाँ पर लिख दिया है। अब इस चीज़ को इन दोनों के साथ कंपैरिजन में लाओ, ठीक है। y तो ex के साथ चला गया, या y किसके साथ चला गया, hx के साथ। अब यहाँ भी करली स्क्वायर t है, ठीक है, करली स्क्वायर t है, तो c किसके साथ जाएगा, इन दोनों के साथ जाएगा। यानी अगर हम c का कंपैरिजन करें तो c की वैल्यू आ गई 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और जब 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट को सोल्व करते हैं तो 4 पाई 10⁻⁻7 एप्सिलॉन नॉट 8.8 इंटू 10⁻12। दोनों को वैल्यू को पुट कर दो, रिजल्ट कितना आ रहा है 2.997 10⁸8, और ये क्या होती है लगभग, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेव्स इन फ्री स्पेस। क्योंकि हमने ये सब कुछ किस चीज़ के लिए किया है, फ्री स्पेस के लिए किया है, वैक्यूम के लिए किया है। और फ्री स्पेस में अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸8, और हमारी भी कितनी आ रही है 3 के आसपास आ रही है 10⁸8 में। तो इस बात से ये चीज़ प्रूव हो गई दैट लाइट जो है वो E और M वेव्स को कंसिस्ट किए होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होता है और जिसमें मैग्नेटिक वेक्टर भी होता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया एक जनरल सॉल्यूशन। अब अगर मान लिया यहाँ पर वैक्यूम ना हो, फ्री स्पेस ना हो, किसी मीडियम डाइलेक्ट्रिक के लिए पूछ लिया जाए, तो भी आपने उसी तरीके से फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, वेव इक्वेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक पूछ लिया जाए तो वही चारों इक्वेशन लिख दी, डेल स्क्वायर ई करली बाय टी। अब दूसरा ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक है ये, ठीक है, तो हमने वो इक्वेशन नहीं लिखी है डेल क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट करली जे करली डी बाय टी, ये हमने नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है यहाँ पर ये इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर म्यू नॉट टर्म आ गई है और म्यू नॉट डाइलेक्ट्रिक के लिए नहीं यूज़ होना, तो हमने इसको सीधा किस में लिख दिया है, एच में लिख दिया है। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल कर दिया और एच जे करली डी बाई करली टी हमारे पास टर्म आ गई। अगेन यहाँ पर हमने डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो लिखा है, एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन में ये नहीं लिखा, वैसे तो हम इसको ये लिख सकते थे डेल डॉट ई दिस इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट नहीं आना है डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो हमने ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके डी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो वही चारों इक्वेशन हमने लिख दी, ठीक है, वही चारों इक्वेशन लिख दी है। अब डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या करना है, अगेन बी को चेंज करना है किसमें, म्यू एच में, नोट नहीं लगना है, यहाँ ध्यान रखना है, म्यू नोट नहीं लगना है। ऐसे ही डी को चेंज करना है एप्सिलॉन ई में, डाइलेक्ट्रिक के लिए यहाँ भी नोट नहीं लगना है, ठीक हो गया। अब कंडक्टिविटी की बात करें हम, तो डाइलेक्ट्रिक में भी कंडक्टिविटी कितनी होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर करंट डेंसिटी नहीं होती, J इज इक्वल टू 0। तो दोबारा से जब हम इस टर्म को ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन डेल क्रॉस ई, बी और ई और एच में लिखना है। अब दोबारा से इक्वेशंस को ई और एच के अंदर, ई और एच में लिखेंगे तो डेल क्रॉस ई, ठीक है, बी की जगह क्या आना है, म्यू एच, तो ये आ गया करली म्यू एच। ये हमारे पास डेल क्रॉस एच डेंसिटी कितनी है 0, और डी को चेंज करना है एप्सिलॉन ई के अंदर, तो इक्वेशन आ गई एप्सिलॉन करली ई बाय करली टी। अगेन डी को चेंज कर दिया एप्सिलॉन ई में, ठीक है, और एप्सिलॉन यहाँ पर हमारे पास रो की वैल्यू कितनी है 0, तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या हो गया 0, और बी म्यू एच और एच इज इक्वल टू 0, यानी ई एच, ई और एच सारी इक्वेशन हमने किस में चेंज कर दी, ई एच में चेंज कर दी। फिर प्रोसेस वही चलाना है। अब मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, दिस इज जस्ट होमवर्क फॉर यू, कि आपने ये इक्वेशन लेनी है, इसका हमने क्या करना है, डेल क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट डेल के साथ। फिर हमने क्या करना है, एच को 0, डेल ई 0 हो जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, बिल्कुल वही। फिर दूसरी इक्वेशन में इसको लेना है और फिर इसको हमने डेल क्रॉस करना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाना है।
बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो आउट करना है जैसे हमने ये किया था सारा कुछ। ठीक है, सिर्फ ध्यान में रखना है यहाँ म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट नहीं आने रिजल्ट में जैसे इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें भी म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट नहीं आएंगे। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा डेल स्क्वायर ई दिस इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन, सॉरी म्यू नोट एप्सिलॉन नहीं आने, करली स्क्वायर ई करली टी स्क्वायर डेल स्क्वायर एच, वेक्टर जरूर लगाना है सभी के ऊपर, म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर एच करली टी स्क्वायर, ये वैल्यू आनी है। और फिर उसको जब आप कंपैरिजन करोगे इन दोनों को तो सी के साथ 1/म्यू एप्सिलॉन आ जाएगा। अब ये म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट नहीं है इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि जिस मीडियम जिस डाइलेक्ट्रिक के लिए हम कर रहे हैं वहां पर इसकी वैल्यू रख करके हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कई बार यहां पर फिक्स नहीं होता। क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लिया जाता है राइट द जनरल सोल्यूशन, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। तो वेव इक्वेशन फॉर प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और देयर सोल्यूशन, कई बार ये ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो अब इसके लिए क्या करना है, ये सोल्व कर लिया आपने, ये निकाल ली इक्वेशंस, इसको यहाँ लेकर के दोनों को जीरो के बराबर पुट कर दिया, ले गए दोनों को जीरो के बराबर पुट, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई करली टी स्क्वायर जीरो, और ये भी हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये दोनों ई और एच में हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। अब देखो जब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, हम वेव को प्रोपोगेट कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन के लिए। द प्लेन पोलराइज्ड वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, और उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर किसकी तरफ है, वाई की तरफ। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था ये एक्स है हमारे पास, तो वेव चल रही है एक्स के लिए, प्रोपोगेशन एक्स में है, लेकिन ये वेक्टर कौन सा है उसका, वाई की तरफ ई, और जेड की तरफ कौन सा वेक्टर है उसका, मैग्नेटिक यानी कि एच, ये इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई की तरफ, मैग्नेटिक वेक्टर एच की तरफ है। तो जब इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई की तरफ है तो ई वाई की वैल्यू तो जीरो नहीं होनी, इलेक्ट्रिक का वाई वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक जेड की तरफ भी नहीं है और इलेक्ट्रिक एक्स की तरफ भी नहीं है, तो ई जेड और ई एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर हो गई ये चीज। अब वेक्टर का मैग्नेटिक किसकी तरफ है, जेड की तरफ, तो एच जेड की वैल्यू जीरो नहीं होनी, मैग्नेटिक वाई की तरफ भी नहीं है, मैग्नेटिक एक्स की तरफ भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गए, दोनों जीरो हो गए। अब इस चीज को आपने उन इक्वेशंस के अंदर पुट कर देना है, क्योंकि वेव का इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये ध्यान रखना है, और वेव का मैग्नेटिक वेक्टर जेड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर के लिए हमने लिख दिया डेल स्क्वायर ई वाई माइनस म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर ई वाई करली टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ऐसे ही मैग्नेटिक जेड में है तो डेल स्क्वायर एच जेड माइनस म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर एच जेड करली टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यानी इन इक्वेशंस को जो हमारे पास यहाँ थी, इसको y में और इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, y और z में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जब y और z में लिख दिया है तो डेल स्क्वायर ई का मतलब क्या होता है, डेल स्क्वायर ई करली स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू जेड स्क्वायर। और कौन सा वेक्टर है, ई वाई ई वाई ई वाई एंड ई वाई। वाई जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, सोचने वाली बात है। अब वाई के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, वाई किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स की डायरेक्शन में जा रही है वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स, तो एक्स की डायरेक्शन में वेव जा रही है सिर्फ, तो चेंज किस डायरेक्शन में होगा, ये एक्स की डायरेक्शन में। तो ई वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई या ई वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड दोनों जीरो हो जाएंगे। ऐसे ही एच भी हमारा किसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, ना तो y की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है h, ना z की डायरेक्शन में, ये भी किसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, x की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इस फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ई वाई इज इक्वल टू ओनली करली स्क्वायर ई वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी जीरो हो गया और ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ये दोनों टर्म हमारे पास क्या हो गई, जीरो के बराबर आ गई। तो इस सारे फैक्टर को हमने 1 2 3 लिखा था, इसमें से ये दोनों जीरो हो गए और ये रह गया सिर्फ हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही एच जेड में एच जेड लिखेंगे
तो एच जेड में क्या टर्म जीरो हो जाएगी, करली स्केयर एच जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली स्केयर एच जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, करली स्केयर एच जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये है हमारे पास क्या, डेल स्केयर एच जेड की वैल्यू। अब सिर्फ एच जो है वो भी जेड की डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है, जेड वाई की डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा, जेड जेड की डायरेक्शन में भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसीलिए डेल स्केयर एच जेड को हम क्या लिख सकते हैं, करली स्केयर एच जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये हटाया, ये लिख करके ये आ गया, ये एज इट इज। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आ गई। ऐसे ही इस टर्म में हमने इसको लिख दिया सिर्फ, और म्यू नॉट म्यू एप्सिलॉन करली एच जेड करली टी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, प्लेन पोलराइज्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखना इन इक्वेशंस को, y ही विद रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है, z भी विद रिस्पेक्ट टू x ही चेंज हो रहा है, और दीज आर नोन एज प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस, these are the required equation। अगर प्लेन पोलराइज्ड वर्ड यहां पर आ गया है, ये ध्यान रखना है, प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ई वाई भी x के साथ और h मैग्नेटिक फैक्टर भी x के साथ ही चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी वेव सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेट कर रही है किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है उस वेव का, ये x डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक वेक्टर y में है और मैग्नेटिक वेक्टर किस में है, z में है। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट हमारे पास हैं, लेकिन वेव प्रोपोगेट सिर्फ x में कर रही है, तो इसलिए ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और जब अगर हम इनका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं तो फाइनल आपने इसको याद रख करके रिजल्ट लिख देना है सीधा। जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो हमारी इक्वेशन किस में है, ई वाई में। तो ई वाई की वैल्यू आ गई ई नोट आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे ही एच जेड इज इक्वल टू एच नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। के है यहाँ पर 2 पाई बाई लेमडा, और ओमेगा है हमारा के इंटू वी, और वी आपकी वेलोसिटी है। तो दीज आर द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द अबव इक्वेशंस। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा चेंजिंग में है, तो अगर किसी को कहीं भी मुश्किल आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो अगेन आप जो है वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्या किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बगैर लिखे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लिखना है, देखना है, जहाँ भी जिस भी पॉइंट में समझ नहीं आ रहा वो आपने पूछ लेना है। थैंक यू।